हाँ तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन। और फोर्स का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है -du/dx। जहाँ u है पोटेंशियल एनर्जी, और एनसीईआरटी ने उसको u को लिखा है vh। v है, बस v इतना ही काफी है। और वो कह रहा है v एज अ फंक्शन ऑफ h। उसका ये मतलब नहीं है v इंटू h, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। आप इसी की आदत डालिए, ये काम आएगा आपको काफी ज्यादा। ये कहाँ से फॉर्मूला आया, हमने इसका डेरिवेशन करीब करीब कुछ किया तो है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसके चक्कर में आप ना पड़े, धीरे धीरे बस आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली। तो बस अभी मैं आगे पढ़ रहा हूँ। एफ का फॉर्मूला -du/dx से मैं ये जो 6.7 है, आर्टिकल नंबर 6.7, इसका शायद 4th पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू -du/dx के नीचे वाला कहता है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में है। ये इस लाइंस को खैर इग्नोर कर दीजिए कि नेगेटिव साइन क्या बता रहा है। व्हेन रिलीज द बॉल कम्स डाउन विद एन इंक्रीजिंग स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके अपन ने इसको रिलीज किया है ना। जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया है और उसके बाद रिलीज किया है, तो जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी अपने आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और इसलिए उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। And just before it hits the ground, its speed is given by our kinematics equation, v square is equal to 2gh. v square का फॉर्मूला u square plus 2as था। अगर रिलीज किया है तो u 0 है, तो v square is equal to 2as। और यहाँ इस चैप्टर में एक्सेलरेशन है g और डिस्प्लेसमेंट है h, तो v का फॉर्मूला है √2gh। ये फाइनल वेलोसिटी है जमीन को टकराने के जस्ट पहले, जब तक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन g काम कर रहा है। कहता है दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। अगर आप इसको हाफ m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, m/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा रहा हूं मैं एक एक, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, नहीं तो मैं ये कुछ नहीं करता। इसको कोई ध्यान ना दिया जाए, इसको इग्नोर कर दिया जाए, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है। कहता है shows that gravitational potential energy of the object at height h when the object is released manifests itself as kinetic energy। काम का तो है बड़ा स्टेटमेंट, पर आगे दोबारा आएगा ये डिटेल में, इसलिए मैंने अभी इसे इग्नोर करने के लिए कहा था। मैं आपको बता तो दे रहा हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट में जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी ना, जब अपन इसे रिलीज करने वाले थे, तो वही जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचता है तो वो पूरी की पूरी तरह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये बातें हम बाद में करेंगे ही, इसलिए मैं अभी इसे लिखवा नहीं रहा। फिर से पढ़ रहा हूँ ये लाइनें। कहता which shows that the gravitational potential energy of the object at a height h when the object is released manifests itself as kinetic energy of the object on reaching the ground। हाइट h पे जो ऑब्जेक्ट में पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, वह पूरी की पूरी नीचे आने पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो पूरी की पूरी नीचे आने पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जमीन को टकराने से जस्ट पहले। हाँ, ये स्टेटमेंट काम का है, पर अभी आप इसे पूरी तरह इग्नोर कर दीजिए और बेटर तरीके से इसे बाद में पढ़ेंगे। कह रहा फिजिकली द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली टू द क्लास ऑफ फोर्सेस वेयर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स गेट्स स्टोर्ड एज एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात केवल तब करते हैं जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं और वो वर्क स्टोर हो जाता है, तो उन फोर्सेस के लिए ही, उन फोर्सेस से ही पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है। पोटेंशियल एनर्जी हर फोर्स से रिलेटेड नहीं है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये बात भी खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक बार और समझा जरूर देता हूँ, पर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकली द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज फोर्सेस वेयर वर्क डन अगेंस्ट दैट फोर्स गेट्स स्टोर्ड अप एज सम एनर्जी। तो ऐसा डैश करके लिख तो सकते हैं, हालांकि यूजलेस स्टेटमेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शनल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स से एसोसिएट नहीं हो सकती, बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट गेट स्टोर्ड।
फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क है वो तो बॉडी को चलाने के काम आता है, तो वो स्टोर तो नहीं होता है बस। पर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इस पर क्रॉस लगा दें इसके साइड में, कहीं हम स्टार लगाते हैं, कहीं क्रॉस भी लगा सकते हैं। When external constraints are removed, it manifests itself as kinetic energy। मतलब जो stored energy थी ना, हमने जब तक इसे पकड़ के रखा हुआ है तब तक तो ठीक है, इसमें stored energy है अभी इस पत्थर में, और जब इसे रिलीज कर देंगे तो ये नीचे गिरेगा, और जो stored potential energy थी अब वो kinetic में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। मैथमेटिकली ब्रैकेट में कह रहा है फॉर सिंप्लिसिटी इन वन डायमेंशन द पोटेंशियल एनर्जी Vx कह रहा है वो, V potential energy as a function of x is defined if the force Fx can be written as। हाँ ये लिख दीजिए डैश करके, इस पे जरूर 2 स्टार लगा दीजिए कि potential energy is defined for that force, potential energy is defined for that force where the force can be written as, where the force can be written as। फिर वही बात आ गई, नया कोई काम की बात इसने नहीं की, ऐसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है जिससे हमारे मार्क्स में इजाफा हो। वही बातें घुमा फिरा के कर रहा है और चीजों को कठिन बना रहा है। फिर कहता है दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसका यह भी मतलब है कि मैं अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो du है माइनस एफ डी एक्स, और मैं दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ du इज टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और इसमें कुछ लिमिट्स भी डाली जा सकती हैं। ये सब भी मेरे हिसाब से आप अभी इसको इग्नोर मारिए। x की लिमिट्स हैं तो कुछ x नॉट से कुछ x तक होंगी, और पोटेंशियल एनर्जी की लिमिट्स हैं तो ये कुछ u इनिशियल से u फाइनल तक होंगी। एनसीईआरटी ने पोटेंशियल एनर्जी को v से लिखा है, मैं उसे u से लिखना चाहता हूं, पर ये भी अभी पूरा इग्नोर किया जा सकता है। अगर ये बात काम की है तो झक मार के 10 बार आपके सामने आएगी। यही तरीका है इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट को पहचानने का। अगर ये वाकई इम्पोर्टेंट चीज है तो हम इसे छोड़ नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं ये दोबारा हमें करना ही पड़ेगा। फॉर नाउ फिलहाल आप इस पूरी बात को छोड़ दीजिए। कहता वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स सच एज ग्रेविटी, अब कंजर्वेटिव वाली बात इसने जरूर एक बात कर दी, मैं इसे पहले ही डिफाइन कर देता हूं। ये एकलौती काम की बात इसने की है, हेडिंग दे दीजिए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और इस पे भी बस मैं 2 ही स्टार दे रहा हूं। मुझे कंजर्वेटिव फोर्स पे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर हाँ ये टर्मिनोलॉजी मेरी जानना जरूरी है, नहीं तो मुझे लगेगा कि कुछ मिस आउट हो गया और कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ये एक नया टर्म है जो आपका जानना जरूरी है, अदरवाइज ये डायरेक्टली इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। पर किसी क्वेश्चन में अगर वो लिख देंगे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो वहां कहीं आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। या बस कंजर्वेटिव का नाम डाल देंगे, पूरे न्यूमेरिक होगा तो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल, और उसमें बस फोर्स को बोल देंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय, तो उसकी इक्वेशन दे देंगे। अगर इक्वेशन दे दी तो उसका नाम क्या है इससे आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक पार्टिकल पे अगर फोर्स काम करे और पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व रहे तो ये फोर्स कंजर्वेटिव है, ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं। When a body moves under influence of a force, when the body moves under the influence of a force such that the work done by this force, such that the work done by this force depends only on initial and final positions. Initial and final positions. Work done depends only on initial and final positions and not on the intermediate positions. अगर वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है और इंटरमीडिएट पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है
तो इस ऐसे वर्क डन को कंजर्वेटिव कहा जाता है। हाँ, ये वाली डेफिनेशन स्कूल एग्जाम के लिए तो जरूर काम की है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, पर मैंने इसको 2 ही स्टार दिया, 3 भी स्टार नहीं दिए। देखिए मैं इसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं मानता। वर्क डन अगर पाथ पे डिपेंड न करता हो और वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता हो तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। लिख दीजिए फॉर एग्जांपल ग्रेविटी। ग्रेविटी या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स। अब इलस्ट्रेट करेंगे इसको। डिस्कशन तो ये करना जरूरी है पर ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। वर्क डन जो है अगर पाथ पे डिपेंड ना करे, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करे तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और यहीं पर आप पहले ही लिख दीजिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स or non-conservative force in a verse, their work done depends on the path, on the length of the path also. Work done अगर path length पे भी डिपेंड करता है। For example, friction. Friction is an example of non-conservative force. Friction जो है that is an example of non-conservative force. एक क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे इसमें बात करता हूँ। एक क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए an object is, ये ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल पोजीशन है जहां से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है और बस ये ग्राउंड है ना। an object is dropped vertically down, छोड़ दिया है और वो वर्टिकली, सवाल में बताया वर्टिकल पाथ फॉलो करते हुए वो ऑब्जेक्ट नीचे आ भी रहा है। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउन। बस कैलकुलेट its velocity या its speed when it reaches the ground. ये जो vertical displacement है वो h है। Its speed when it reaches the ground. Vertical displacement है v square is equal to u square plus 2gh। ये फॉर्मूला शायद मैं लगाऊंगा। इनिशियल वेलोसिटी मुझे 0 दी है तो v square is equal to 2gh और ग्राउंड पर जो स्पीड है वो है ग्राउंड पर जो स्पीड है वो √2gh है। ये हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। ठीक, इसी को मैं इसी का पार्ट भी कह रहा हूँ। मैं इसी का पार्ट भी कह रहा हूँ कि एक इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और ये हाइट इसकी h है और यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया। लिख दीजिए क्वेश्चन इसका कि an object is released from the top of a smooth inclined plane. An object is released from the top of a smooth inclined plane. of some angle theta. बस एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि हाइट ऑफ द प्लेन इज h। जो हाइट है वो h है। अभी भी लिख दीजिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है। मतलब ऑब्जेक्ट यहां से ग्राउंड पे आ गया है, अभी ग्राउंड है। आपको तो ये लिखना है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट की स्पीड बताइए। जैसे ग्राउंड, फिर से ग्राउंड। अब ये इंक्लाइन प्लेन का केस है, ऐसे डायरेक्टली यहां तो नहीं आया, इस रास्ते से आया। अब इसका रास्ता तो अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है पर आया अभी भी ये ग्राउंड पे ही है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अभी भी h हुआ है तो पाथ इसका अलग। एक बार ये पाथ है और एक बार ये पाथ है। पाथ इसका अलग है और इनिशियली वो हाइट h पे है और फाइनली वो ग्राउंड पे है। हालांकि इसी पॉइंट से तो नहीं है पर चलो है तो ग्राउंड पे ही, है तो ग्राउंड पे ही। ये a है, ये b है और ये c। तो ग्राउंड पे ही मैं इसकी अब स्पीड निकालना चाहता हूं। अब इस रास्ते में मेरे को ये बोलना पड़ेगा v² = u² + 2as
चलो अभी भी कम से कम u तो 0 है, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। पर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होता है वो g sin थीटा होता है। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होता है वो g sin थीटा होता है। रफ प्लेन पे g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा होता है। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे जो फोर्स होता है वो mg sin थीटा होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो g sin थीटा होता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है अभी मुझे x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। मैं अगर इस ट्रायंगल में sin थीटा को ले लूं, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये h है, sin थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो h बाय sin थीटा। एक्चुअली क्या अब मैं पाथ मेरा ये है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट भी ये वाला लेना पड़ेगा और एक्सीलरेशन भी इसी पाथ के अराउंड लेना पड़ेगा। पाथ ये है, इस पाथ के अराउंड एक्सीलरेशन अलग है g sin थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये s है जो कि h बाय sin थीटा है। ये तो v स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया 2gh, और ग्राउंड पर वेलोसिटी का अभी भी फॉर्मूला आ गया √2gh। अभी भी ग्राउंड पर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया √2gh। अगेन इस पे बहुत ज्यादा ध्यान न दें, मैं तो उस पे स्टार नहीं लगवा रहा। हाँ, मुझे सिर्फ फाइनल फैसला याद होना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन के ये जो स्टेप्स हैं, अगर आप इनिशियली छोड़ दें तो कोई ज्यादा चिंता नहीं है। मैं एक बार समझा तो देता हूँ कि भाई इक्वेशन तो मैं यही लगाऊंगा क्योंकि टाइम की ना तो बात, ना टाइम दिया ना टाइम मांगा है, और फाइनल वेलोसिटी मांगी और इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है। रास्ता जब ये फॉलो कर रहे हैं तो हम एक्सीलरेशन भी इसी पाथ के अलाउंग लेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी ये पूरा लेंगे। एक्सीलरेशन तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे g sin थीटा होता है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं यहाँ sin थीटा लेता हूँ क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो sin थीटा है h बाय s। इससे मैंने s निकाल लिया h बाय sin थीटा, और कैलकुलेशन बस वो कुछ चीजें कैंसिल हो गई और ग्राउंड पे अभी भी स्पीड की वेलोसिटी वैल्यू आ गई √2gh। जब स्पीड सेम है तो जो वर्क डन है वो भी सेम ही होगा। चलिए मैं फिर से दोबारा बात करता हूँ और क्लियर आपको बताता हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रेविटी का फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फिर से आप लिखिए कि जब ऑब्जेक्ट को एक बार यहाँ ड्रॉप किया, एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ गया, और एक बार मान लीजिए वो एक बार ए से सी सीधे आया और एक बार ए बी सी होते हुए आया। ऐसा अगला क्वेश्चन लिख दीजिए कि इन द अबव डिस्कशन once the object follows direct path AC, डायरेक्ट वर्टिकल पाथ AC, एक बार ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट वर्टिकल पाथ फॉलो किया है AC, एंड क्या इसी में लिख देते हैं, बस इसी में लिख देते हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अलोंग दिस पाथ। अब मैं पूरा सी पे आने की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड पे आने की बात नहीं कर रहा आपसे, पूरा सी पे आने की बात कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट पहले ए से सी आया है वर्टिकली, अगला क्वेश्चन माना जा सकता है इसको, ये बी है और ये सी है, और ऑब्जेक्ट सीधे यहाँ पर आया है, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस पे वर्टिकल वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए। तो ग्रेविटी का फोर्स इस रास्ते में ऑब्जेक्ट के ऊपर mg ही है, और डिस्प्लेसमेंट भी ये h है, ये h ही दिया हुआ है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है प्लस mg। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी के फोर्स के कारण ही आ रहा है, और इस समय ग्रेविटी के फोर्स ने जो वर्क किया है वो mgh है, ये wd लिखा है मैंने वर्क डन, ये कैपिटल है। बात AC के अलोंग ऑब्जेक्ट जब आ रहा है तो ग्रेविटी ने उस पर जो वर्क किया है वो mgh है। अब मैं देखता हूं अगले पार्ट में, आप लिख दीजिए कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A to C। अगला पार्ट है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम A to C along via B से होते हुए जा रहा है। Work done by the force of gravity when object goes from A to C via B। अब ये वाला पार्ट डायरेक्टली एनसीईआरटी का डिस्कशन नहीं है, इस वाले पार्ट को मैं स्टार नहीं दूंगा, इसको आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, पर आपके दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाए इसके लिए मैं जरूर आपको समझा रहा हूँ
कि आपको जो निकालना है वो WAB प्लस WBC निकालना है, ये आपका टोटल निकालना है। और ये फोर्स मैं ग्रेविटी का ही ले रहा हूँ, तो इस रास्ते में AB में तो मुझे पता था फोर्स है mg sin थीटा, तो वो अलग से ही निकाल देता हूँ। मुझे जो टोटल वर्क डन निकालना है ना, वो है WAB प्लस WBC, और WAB का जहाँ तक सवाल है वो मैं इस रास्ते में फोर्स, या चलो अच्छा ये लेता हूँ, ये mg है, ये फोर्स है mg, और ये डिस्प्लेसमेंट है s, और mgs, और अब मैं ये वाला एंगल लूंगा cos 90 माइनस थीटा, ये लूंगा। ये थोड़ा ज्यादा एडवांस बातें हो रही हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है, जरा एक बार बस ध्यान से देख लीजिए, बस फिर फाइनल रिजल्ट पे भरोसा आपको ज्यादा आ जाएगा। ग्रेविटी का वर्क चाहिए तो फोर्स ग्रेविटी का ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, और अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो WAG ये है, ये है mg इंटू s इंटू साइन थीटा, ठीक है। और मैं अलग से देख ही चुका था, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो s को आप लिख सकते हैं h बाय साइन थीटा, या s इंटू साइन थीटा को लिख सकते हैं h, इस पूरे को लिख सकते हैं h, तो ये तो वर्क डन आ गया mg। a से b जब आप आ रहे हैं तो ग्रेविटी का जो वर्क डन है अभी भी वो mgh है, इसे आप रिवाइज मत कीजिएगा, मैं एक भी स्टार नहीं दे रहा हूँ। और अगर आप कमजोर दिल के खिलाड़ी हैं, ज्यादा देख के चीजें घबराते हैं, तो इस सवाल को आप पहली बार में ना करें। इसे तो वैसे तो चौथी पांचवी बार के बाद भी करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको मजा आने लगे, एंजॉयमेंट आने लगे, तो जरूर आप इसे देख सकते हैं। मैंने फोर्स लिया है ये, डिस्प्लेसमेंट लिया है ये, और एंगल लिया है ये, और कुछ तो भी कर कुरा के फाइनली ये प्रूव कर दिया कि इस रास्ते में भी ग्रेविटी ने जो वर्क किया है वो mgh ही। अब असली बात यह है कि मैं WBC में देखना चाहता हूँ। BC में अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ तो ग्रेविटी का फोर्स तो यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, और इनके बीच में एंगल 90 है, तो cos 90 होता है 0, ये 0 होता है। अगर BC में मुझे वर्क चाहिए तो, और साफ साफ उसने बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए, तो ग्रेविटी का फोर्स तो अभी भी यही है, और डिस्प्लेसमेंट ये है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है, तो ये वर्क डन 0 आ गया। तो मैं अब A से C जब डायरेक्ट आ रहा था तो भी वर्क डन mgh था, और जब यहाँ घूम के आ रहा हूँ तो mgh प्लस 0 है। जब आप A से B गए और B से C गए, मतलब आपकी इनिशियल पोजीशन A और आपकी फाइनल पोजीशन C है, आप A से चल के C पे पहुंच रहे हैं, A से C डायरेक्ट जा रहे हैं, तो भी ग्रेविटी को जो वर्क करना पड़ रहा है वो mgh है, और पहले A से B जा रहे हैं और B से C जा रहे हैं, तो भी ग्रेविटी को जो वर्क करना पड़ रहा है वो mgh है। इस प्रूफ को NCERT में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, इसलिए प्लीज इस पे ध्यान ना दें। फाइनल फैसला बस भरोसा कर लें कि इनिशियल पोजीशन अगर सेम है और फाइनल पोजीशन अगर सेम है, मतलब हर बार C है, इनिशियल पोजीशन हर बार A है और फाइनल पोजीशन हर बार C है, तो पाथ कोई भी हो, आप चाहे डायरेक्ट आए चाहे घूम फिर के आए, और रास्ते में अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा है जो पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, सिर्फ ग्रेविटी का ही फोर्स है, सिर्फ ग्रेविटी का ही फोर्स है और स्मूथ प्लेन है, तो फिर जो दोनों बार जो ग्रेविटी जो वर्क करेगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो हर बार सेम होगा। ऐसा ही हम फाइनल फैसला बस इतना ही सीखना चाहते हैं। फिर से लिख दीजिए कि सिंस वर्क डन बाय ग्रेविटी, here work done by gravity does not depend upon the path followed. Here work done by gravity does not depend upon the path followed. Work done by gravity does not depend upon the path followed, and therefore force of gravity can be termed as a conservative force. Force of gravity can be termed as a conservative force. तो बहुत थोड़ा कंक्लूजन हल्का सा ध्यान दीजिए, डेरिवेशन तो आप साफ साफ लिख दीजिए, डेरिवेशन नॉट टू बी डन, डेरिवेशन आपको नहीं करना है। कंक्लूजन पे भी ऐसा कोई विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, इन माय एक्सपीरियंस।
ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है और वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप ए से सी डायरेक्ट आए या किसी भी रास्ते से घूम के आए, अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, अगर दोनों बार वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क डन सेम होता है। ये बात भी चलिए डैश करके लिख दीजिए, इतना ही लिख दीजिए, इफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम, if vertical displacement is same, then work done is same, work done by the force of gravity is same। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेम। मतलब इससे हम एक फैसला और ले सकते हैं कि ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स में जब भी आपको वर्क डन निकालना हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट का आप केवल वर्टिकल कंपोनेंट लेना। अगर आप ऐसे गए हो ना तो आप केवल वर्टिकल कंपोनेंट लेना। ये एक बात हाँ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, अभी एनसीईआरटी में ये पढ़ाई तो नहीं गई है, पर ये बिल्कुल 4 स्टार या 5 स्टार लगाने लायक बात है, इसे लिख दीजिए। ये फिर भी काम की बात है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाई है, फिर भी मैं इस पे स्टार लगवा रहा हूँ, क्योंकि आगे पीछे कहीं ना कहीं ये आपको सीखना ही पड़ेगा। ऐसा लिख दीजिए, टू कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी करना हो या अगेंस्ट ग्रेविटी करना हो, we should consider only vertical component of the displacement, या we should consider only vertical displacement। ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है और आप सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करिए, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो वर्टिकल। ग्रेविटेशनल फील्ड भी वर्टिकल होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी वर्टिकल होती है। हम ये बाद में समझेंगे शायद 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि हमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट लेना पड़ता है जो फील्ड के अलावा होता है। ये बात भी आगे काम आएगी। चलिए इसको भी लिख दीजिए ब्रैकेट में और इसे इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए। अभी हालांकि ये समझ में आपको नहीं आएगी, और लिख दीजिए कि ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड, ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड which is in the direction of conservative field। डिस्प्लेसमेंट का खाली वह कंपोनेंट हम लेते हैं जो कंजर्वेटिव फील्ड के डायरेक्शन में रहती है। यहाँ फील्ड वर्टिकल है ना, इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट ले रहा हूँ। यहाँ फील्ड वर्टिकल है इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स में डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट लिया करेंगे बस। अब यहाँ पर अगेन इस समय तो नहीं समझाया गया, पर मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि एक्चुअली इसे कंजर्वेटिव नाम क्यों, कहाँ से आया। ये तो हमने सीख लिया कि अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, तो उस फोर्स को कंजर्वेटिव कहते हैं, और इसलिए ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव। हमने एनसीईआरटी से काफी बाहर जाके एक डेरिवेशन किया, और इसलिए डेरिवेशन आप दोबारा ना देखें, सिर्फ कंक्लूजन को रिवाइज करें। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कंजर्वेटिव नाम आया कहां से। एक क्वेश्चन लिख दीजिए, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, an object moves like this, starts from A and finally ends at A। ये पॉइंट है A, ऑब्जेक्ट A से स्टार्ट हो रहा है और कहीं से तो भी घूम फिर के वापस A पे ही आ रहा है। इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड लाइक ब्रैकेट में लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जितनी भी फील्ड हैं इन्हें कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, और इनके फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लोज्ड पाथ में चला है, जहां से स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट वापस वहीं आ गया है, तो बस कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट है 0, तो वर्क डन है 0। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज्ड पाथ में चल रहा है तो वर्क डन है 0। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एकदम सेम है। हम तो डिसाइड किया था हमने कि हम डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट लिया करेंगे, पर यहाँ तो खैर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन साफ साफ 0 है। अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो ना, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो, तो जो वर्क है वो ऑब्जेक्ट की एनर्जी को चेंज करता है। जैसे कि हमने एक बार पढ़ा था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ऐसे ही हमने ये पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर उठाते हैं तो हम उसे उठाने में जो वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पैदा करता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो तो उसकी कोई ना कोई एनर्जी चेंज होती है,
या तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या दोनों। यहाँ तो आपने ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क किया ही नहीं है, ऐसे ही अगली लाइन में लिख दीजिए, when work is done on a body, when work is done on a body, its energy changes. When work is done on a body, its energy changes. Maybe potential, maybe kinetic or both. जब ऑब्जेक्ट को के ऊपर कोई वर्क करते हैं तो when work is done on a body, its kinetic energy changes. When work is done on body, its energy changes. भाई वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, वर्क करते हो तो वही तो उसमें एनर्जी आती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो तो या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है या उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है या दोनों एनर्जी चेंज होती है। Here work done is zero, so there is no change in energy of the particle. जब वर्क ही नहीं हुआ तो पार्टिकल की एनर्जी में कोई चेंज ना होगा, ना तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा ना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। एक ऑब्जेक्ट को आप राउंड ट्रिप पे ले गए, पहले नीचे ले गए फिर ऊपर ले आए, नीचे ले जा रहे हो तो शायद ग्रेविटी वर्क कर रही है, ऊपर लाने में आपको वर्क करना पड़ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है, तो वर्क डन जीरो है। ऐसे में एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, और एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ इस बात को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, लिख दीजिए, इट मींस दैट कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, हालांकि काम की ज्यादा बात है नहीं, एक स्टार भी दे सकते हैं। इट मींस दैट एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड। It means that energy of the body is conserved. और आगे उसमें लिखते चलते हैं, in moving along a closed path, in moving along a closed path in a conservative field, in moving along a closed path under influence of a conservative force, under influence of a conservative force. बस भाई बेसिक बात यह है कि वर्क डन जीरो है तो एनर्जी में चेंज जीरो है, और एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, एनर्जी उतनी ही है, तो हम कहते हैं एनर्जी कंजर्व्ड है। बस इतनी सी बात है। और क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है इसलिए हमारा कहना है एनर्जी कंजर्व्ड है, तो वो जो फोर्स था उसका नाम ही रख देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिसके काम करने के बावजूद एनर्जी कंजर्व्ड रहे, ऐसा लिख दीजिए। The force can therefore be termed as conservative force. इस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं क्योंकि अभी भी एनर्जी कंजर्व्ड है। तो मैं इसको समराइज करता हूं, लिख दीजिए कंजर्वेटिव फोर्स की समरी, और मेरे ख्याल से कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 स्टार या 1.5 स्टार, 1.5 स्टार टाइप की बात मैं इसे दे सकता हूं। ये टर्मिनोलॉजी के रूप में तो ठीक है, ये अच्छा टर्म है और आपको पता होना चाहिए, पर इस पर कोई अलग से बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट पे बनता था वैसा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, नाम आपको पता होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पहली बात तो यही है कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और दूसरी बात, पहली बात मैंने कही वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और दूसरी बात कि व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ क्लोज्ड पाथ, ऑफ कोर्स मैं कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहा हूं या कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूं। व्हेन वर्क डन मूव्स, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ क्लोज्ड पाथ, देन इट्स एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। बस ये कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जानकारियां हैं जो क्योंकि थियोरी हैं इसलिए यूजलेस। आई मे साउंड इडियोटिक टू सम कि मैं कंजर्वेटिव फोर्स जैसी इंपॉर्टेंट चीज को यूजलेस कह रहा हूं, पर यही तो फर्क आएगा, यही तो फर्क आएगा। ये चीज बहुत चिल्ला चिल्ला के लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो मास्टर गलत बोल रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स ही यूजलेस है। पर एग्जाम ओरिएंटेड बातें अगर मैं आपसे करूं, और मेरे गवाह है ना आपके पास P/Q, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपको कौन टीचर क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि ये कौन इंपॉर्टेंट कह रहा है कौन नॉन इंपॉर्टेंट कह रहा है। इसका डिसीजन आप फर्स्ट हैंड से डिसीजन आप स्वयं ले। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप नीट के भी करिए, एम्स के भी करिए, जिपमर के भी करिए,
और जेई मेन के भी है, और उनमें भी अगर आपको एक भी सवाल इस कॉन्सेप्ट को चेक करते हुए ना मिले, मतलब डेफिनेटली ये यूजलेस है। दिखने में इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट साउंड्स समथिंग न्यू, बट एग्जाम ओरिएंटेड बात, क्वेश्चन ओरिएंटेड बात करनी है हमें। इसलिए मैं रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट इश्यू कर रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट यूजलेस है। अगर काम का होता तो कोई तो क्वेश्चन कभी तो आया होता, दिखा दीजिए आप मुझे। बस ऐसी ही बात है, थियोरी है ना, बेसिकली थियोरी है। हाँ, सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम आपको पता होना चाहिए बस, और उस पर बेस कोई न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो सोचना गलत है। हाँ, कोई इतना ही पूछ ले कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन एंड मूविंग अलोंग द क्लोज पाथ इज डैश, तो फिर ठीक है, हाँ फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पर कभी तो आया होता, कभी तो पूछा होता, नहीं आया है और ना आएगा। जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया है डायरेक्टली, हाँ ये पूछे जा सकते हैं, बट दैट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कभी आया तो होता, आ तो सकता है, पर कभी तो आया होता, अगर काम का होता तो ठीक है, कोई ज्यादा झगड़ा नहीं उस पर। आपका मन कर रहा है तो पढ़िए, और आप एग्जाम ओरिएंटेड बात करना चाहते हैं, स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ ज्यादा टाइम मत दीजिए। थियोरी की एक लाइन है जो आपने बहुत बार सुन ली है, और आप अब इसे 5 महीने बाद भी दोबारा पढ़ेंगे तो शायद आप काम की बातें रिकलेक्ट तो कर लेंगे। इसलिए अभी का टाइम क्वेश्चंस को देने को है, न कि इसी थियोरी को बार बार पढ़ने का। मेरी लड़ाई केवल एक है कि थियोरी को बार बार ना पढ़ें, और ये समझ गए तो इम्प्रूव मार्क्स में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बगैर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चाहे आप 1000 बार रीडिंग लगा लें एनसीईआरटी के, जब तक मार्क्स नहीं आएंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये भी एक बात कह रहा है कि डैश करके फिर से लिख दीजिए अगली लाइन में, या हेडिंग दे दीजिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऊपर पढ़ा तो चुका हूं, बट फिर से लिख दीजिए कि वर्क डन डिपेंड ऑन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी और पाथ। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी और पाथ। मैंने पाथ की बात की थी, देन द फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन अगर इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, पता नहीं ये वाली बात का क्या सिग्निफिकेंस है। इसके ऊपर की लाइन में इसने कहा था वर्क डन और द काइनेटिक एनर्जी डिड डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स सच एज द वेलोसिटी और द पर्टिकुलर पाथ। मैं तो खैर पाथ की ही बात जानता हूं कि वर्क डन अगर पाथ पर डिपेंड करता है तो इस पाथ को नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। मैं आपको पढ़ा भी चुका था। आगे खैर हेडिंग दे दीजिए डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Dimensions of potential energy. Of potential energy के dimensions will be same as that of those of any energy, or this is therefore force into displacement m1 L2 t minus 2। m1 L2 t minus 2 भी potential energy के dimensions हैं, और SI unit of potential energy is joule। जो kinetic energy की है वही potential energy की यूनिट है, और वही वर्क की यूनिट है जूल। वर्क और एनर्जी, वर्क और सभी प्रकार की एनर्जी की यूनिट है जूल। कोई भी यूनिट हो, कोई भी एनर्जी हो, उसकी एसआई यूनिट है जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, इनकी एनर्जी जूल। अब वो असली बात पे आ गया कि जो ऊपर उसने फॉर्मूला दिया था ना, F इक्वल टू माइनस du/dx, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड है। तो आगे कह रहा है ये, टू रिएट्रेट जोर देने के लिए हम दोबारा कह रहे हैं, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर हमें काम आएगी। इसे क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए कि express change in potential energy, express change in potential energy in terms of work done by conservative force। F का फॉर्मूला माइनस du/dx था ना, तो du का फॉर्मूला है माइनस f dx, और मैं अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये डेल्टा u हो जाएगा माइनस f, इसे मैं कंजर्वेटिव कह देता हूँ, और ये डेल्टा x कह देता हूँ।
डेल्टा V लिखा है इसमें डेल्टा U की जगह इज इक्वल टू माइनस f की जगह fx लिख दिया डेल्टा x। वो कह रहा है एनसीईआरटी ने बोला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस f को बोल रहा है एज अ फंक्शन ऑफ x डेल्टा x। ये अल्टीमेटली यही याद रखिए बस इतना ही ध्यान रखिए आप तो कि इस फॉर्मूले में जो फोर्स होता है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का टर्म एसोसिएटेड ही कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ है। ऐसे ही कुछ लिख दीजिए कि द टर्म f इन दिस एक्सप्रेशन, इस फॉर्मूले में जो टर्म f है रिप्रेजेंट्स कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is associated with conservative forces only. Change in potential energy is associated with conservative forces only. ये जरूर हम फिर से 5 स्टार दे सकते हैं और बाकी सारी बातें आप छोड़ सकते हैं, इसी पे ध्यान दीजिए बस, और जो भी निकालना होगा वो आप इससे रीअरेंज करके निकाल ही लीजिएगा। बस हमने एक नई बात केवल ये पढ़ी है कि जो f का फॉर्मूला माइनस du/dx है ना, इसमें जो f है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए जिम्मेदार होता है बस। हाँ, यहाँ पे स्टेटमेंट तो बड़ा प्यारा सा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन f into dx, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं इस पे भी 3 स्टार दे रहा हूं, इसे भी अलग से लिख दीजिए। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसे आप 5 स्टार ही दे दीजिए। ये थ्योरी की हालांकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रही है, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसलिए हाँ ठीक है 5 स्टार दे देते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला काम आता है, अदरवाइज ज्यादा काम नहीं आता है, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर भी चलिए इस स्टेटमेंट पे और ध्यान देते हैं कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम एक बार फिर प्रूव करते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए, हम पढ़ तो इसे पूरा चुके हैं, फिर से क्वेश्चन लिख दीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h। An object of mass m is released from a height h. Calculate the work done by the force of gravity. By the force of gravity. तो अभी फोर्स भी यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ है, तो जिस वर्क डन की आप बात कर रहे हैं वो mg into h into cos 0 है, इसलिए वो प्लस mgh। जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की दिशा में ही चल रहा है, ग्रेविटी की बात मान रहा है, तो ग्रेविटी उस पर पॉजिटिव वर्क कर रही है। मुझे ग्रेविटी के पॉजिटिव वर्क में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये लिखिए, ये तो हो गया, ऐसे ही मैंने करा दिया, ये इस समय इसकी जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड स्लोली थ्रू अ हाइट h। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is lifted slowly through a height h। मास m के ऑब्जेक्ट को स्लोली उठाया जा रहा है हाइट h से। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is lifted slowly through a height h। Calculate the work done on the object by the force of gravity। Work done on the object by the force of gravity। अब तुम ग्रेविटी की इच्छा के अगेंस्ट ले जा रहे हो। अभी ग्रेविटी का फोर्स यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ है और ये एंगल 180 डिग्री है। अब जिस तुम वर्क डन की बात कर रहे हो वो mg into h into cos 180 है और cos 180 यहाँ -1 होता है, तो ये जो वर्क डन है ये माइनस है। ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी जहां ग्रेविटी चाहती है वहीं होता है तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होता है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट तुम किसी ऑब्जेक्ट को उठा के ले जाओगे तो ग्रेविटी नाराज तो हो ही जाएगी। ये वर्क डन जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना, ये सवाल गलत होता है आपसे, आपको इस माइनस साइन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप इस पे 4 स्टार दे दीजिए, 5 स्टार भी दे सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले जाते हैं तो ग्रेविटी नाराज होती है कि तुम ऊपर क्यों ले जा रहे हो, इसलिए ग्रेविटी माइनस मार्क्स देती है इसको। इस समय ग्रेविटी का वर्क माइनस mgh है। और अब हम अगर पढ़ चुके हैं तो अगले पार्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
एक ऑब्जेक्ट जो हाइट h पे है और ऑब्जेक्ट का जो मास m है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो अगला पार्ट में आपको यही लिखना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट हाइट h, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट हाइट h is mgh. Potential energy of an object of mass m at height h is mgh. तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि नेगेटिव, ये जो ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो माइनस mgh है। तो आप देखिए ना, ग्रेविटी के वर्क डन का जो ग्रेविटी का जो वर्क डन तब माइनस mgh था, उसका भी नेगेटिव इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। साफ साफ दिख रहा है हमको, ग्रेविटी का जो वर्क है वो माइनस mgh है और इसका जो नेगेटिव है माइनस ऑफ माइनस mgh प्लस mgh, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इससे ये प्रूव हो रहा है, बस आप इसके आगे डायरेक्ट टेबल नहीं लिखेंगे कि नेगेटिव ऑफ दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज है या पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैं आपको अलग से और बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप इसे पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं। जिन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, उन दो पॉइंट्स के बीच में ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअली तो चेंज, एक्चुअली तो यही है कि जो डेल्टा यू है वो है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सो माइनस ऑफ माइनस mgh, सो प्लस mgh। जिन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट है ना, उन दो पॉइंट्स के बीच में एक्चुअली ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसे पोटेंशियल एनर्जी मैंने कह के गलत किया, इसे मुझे पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहना था, एक्चुअली ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हाइट h है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस कर रहे हो, उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी चेंज का ही ये फॉर्मूला है। फिलहाल इस ये फोकस हमारा नहीं है कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी है, अभी तो फोकस केवल ये है कि F का फॉर्मूला होता है माइनस du बाई dx और इसमें du का फॉर्मूला होता है माइनस f dx, और अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा और du का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा u और ये हो जाएगा डेल्टा x। तो हम इसको पढ़ना चाह रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको एक स्टेटमेंट, इसको एक डायलॉग को रखना चाह रहे हैं। फिर से वही बात है कि हाइपोथेटिकली देखो काम तो केवल यही आएगा, पर इस पे भी मैंने 5 स्टार दे दिए हैं। थोड़ा बहुत इसकी इस स्टेटमेंट को रटने की कोशिश कर लीजिए आप कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली रट लीजिए बस। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा यू, इस बात को आप रट लीजिए। मेरे हिसाब से आज इतना ही। थैंक यू।